सभी को नमस्कार। अब नमस्कार मैम। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है, आप सभी जानते हैं कि जैसे अभी अतुल जी ने बताया कि थोड़ा फैशन अभी बढ़ते जा रहा है, बाहर का खाना लोगों को पसंद आने लगा है। हमारे जो बच्चे हैं अभी के, मतलब कॉलेज लेवल के बोल लीजिए या फिर स्कूल के भी बच्चे, उनको भी स्कूलों में कैंटीन्स होती हैं, उनको भी बाहर का खाना पसंद आता है। तो इन सब चीजों के कारण क्या हो गया है कि आ, हमारे शरीर का जो चयापचय तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसको बोलते हैं, अब ये जो सिस्टम है ये रोजमर्रा का सिस्टम है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें सुबह से लेके हमें भूख लगती है, हम कुछ ना कुछ पेट में डालते हैं, खाना खाते हैं। तो क्या खाते हैं उसके ऊपर भी हमारा चयापचय तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत निर्भर करता है। और उसमें यदि कोई भी अपसेट शुरू होता है तो उसके कारण जो हमें बीमारियां होती हैं या फिर जो कुछ लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, उनके बारे में हम पहले देखेंगे। और फिर हमारे पास धन्वंतरी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इन सारे लक्षणों को सुधारने के लिए, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और धन्वंतरी प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के लिए, अपना ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम चयापचय तंत्र ठीक रखने के लिए हमारे पास धन्वंतरी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेंगे थोड़ा सा अपना डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जानने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडिंग देना चाहूंगी कि अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मुंह से लेके हमारा जो रेक्टम यानी कि जो गुदा द्वार है, जहां से मल त्याग होता है, वहां से मुंह से लेके वहां तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको बोलते हैं। मतलब ओरल कैविटी और जो जीभ है हमारी, उसके बाद ये अन्न नलिका है जो ओरल कैविटी से मतलब मुंह से लेके आमाशय तक मतलब पेट तक कनेक्ट रहती है, इसको बोलते हैं अन्न नलिका या फिर इसोफेगस। यहाँ पे स्टमक है हमारा, ये आप ये एक ऑर्गन यहाँ पे देख रहे हो, उसको बोलते हैं लीवर, यकृत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो बहुत सारे इसमें जूसेस बनते हैं या फिर जो कुछ एसिड सिक्रेट होते हैं, और ये चयापचय तंत्र यानी मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने में बहुत सहायक होता है। फिर आ जाता है पैंक्रियास, जो कि कुछ दूसरे काम करने में सहायक है। फिर है यहाँ पे आप देखोगे स्टमक से लगा हुआ जो होती है छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर एंड में आता है रेक्टम, और लास्ट का जो उसका पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एनस, जहां से मल त्याग होता है। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि किसी भी मतलब मुंह से लेके गुदा द्वार तक जितने भी पार्ट्स हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। लेकिन एक आप ध्यान रखिए कि इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर में यदि जरा से भी खामी आती है, कोई भी ऑर्गन यदि अपना काम ठीक से नहीं करता है, उसको बोलते हैं मेल फंक्शनिंग। तो मेल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यदि थोड़ा सा भी काम अच्छे से नहीं करता, तो बहुत सारे डिस्कम्फर्ट हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इनडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज हो जाता है, पेट साफ नहीं होता। सरल सादी भाषा में इसको क्या बोलेंगे, पेट साफ नहीं होता। ब्लोटिंग मतलब पेट फूल जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, और फ्लैटुलेंस मतलब बहुत ज्यादा गैस का निर्माण होने लगता है हमारे पेट में। एसिडिटी होने लगती है जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन होते हैं, जलन होती है, और एब्डोमिनल पेन होने लगता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दो तरह के डिसीजेस, इसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज। ये दो तरह के होते हैं जो कि मुंह से लेके एनस तक रहते हैं। दो तरह के कौन कौन से इसमें डिसीजेस हैं, एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। तो फंक्शनल यानी क्या, यदि कोई भी पार्ट अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे फंक्शनल। तो उसके कारण क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग, फूड पॉइजनिंग है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। फंक्शनल डिसीजेस का क्या है, मतलब ये जो है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, जो पूरा तंत्र है, वो नॉर्मल दिखता है। मतलब एग्जामिनेशन के दौरान यदि हमें कोई तकलीफ होती है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखते। मतलब जो पूरा ट्रैक्ट है वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन वो मूवमेंट ही नहीं होता। हमारा क्या होता है, हम मुंह खाना खाते हैं, वो खाना मुंह में मूव होता है, अंदर जाता है ईसोफेगस से लेके फिर पेट में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट होता है। लेकिन यदि कोई भी फंक्शनल प्रॉब्लम हुआ
तो यह जो खाना है वो मूवमेंट होता नहीं है। ये हो सकता है इसोफेगस में मूवमेंट ना हो, स्टमक में मूवमेंट ना हो, फिर इंटेस्टाइन में मूवमेंट ना हो। तो इसके कारण जो क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं, जो कि फिर फाइनली कोलन और रेक्टम में जाके हमें ज्यादा प्रॉब्लम दिखते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नौशिया, फूड पॉइजनिंग, गैस और ब्लोटिंग। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है जिसको बोलते हैं GERD। इसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। मतलब जो भी एसिड है या फिर जो खाना हमने खाया है, पेट में जाने के बाद वो वापस ऊपर आता है, इसको बोलते हैं GERD। ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम्स है। हम बोलते हैं ना कि ऐसे खाना ऊपर आ रहा है या फिर एसिड ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं GERD। और डायरिया, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल डिसीजेस हैं, मतलब बॉवल में या फिर इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि जब हम एग्जामिनेशन कराते हैं या फिर इसका मतलब जांच कराते हैं, तब समझ में आता है कि कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गया है, उसकी संरचना में प्रॉब्लम आ गया है, जिसके कारण यह हमारा डिसीज हो गया है। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी यदि होती है तो फिर उसको सर्जिकली या फिर ऑपरेशन के द्वारा उसको बाहर निकालना पड़ता है। अब इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे चयापचय को बिगाड़ते हैं या फिर उसकी जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, उसको बिगाड़ने का या फिर अपसेट करने में काम करते हैं। मतलब क्या होता है, ये जो भी हम खाना खा रहे हैं, बहुत ज्यादा फैटी खाना खा लिया या फिर तला हुआ खाना खा लिया या फिर हैवी ज्यादा खाना खा लिया, उसके कारण भी हमें चयापचय तंत्र अपसेट होने लगता है। सभी को ये मतलब दिखाई देता होगा कि रात को यदि हमने बहुत हैवी खाना खा लिया तो सुबह जाके प्रॉब्लम होने ही वाला है। और इसके अलावा दूसरे कुछ जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, ईटिंग अ डाइट लो इन फाइबर। मतलब डाइट में हमारे यदि फाइबर्स कम है तो यह प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, यदि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप खा तो रहे हैं लेकिन आप अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं करवा रहे, आपका शरीर स्थूल होते जा रहा है, मोटापा होते जा रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। या फिर ट्रैवलिंग और अदर चेंजेस इन रूटीन। नॉर्मल तौर पे जो सेल्स वाले लोग हैं या फिर जिनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, वहां का खाना अलग अलग होता है, तो ये रूटीन में जो चेंजेस आते हैं, खाना खाने में जो चेंजेस आते हैं, उसके चलते हमारे GI ट्रैक्ट में अपसेट हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हमने यदि डेयरी प्रोडक्ट्स खाए, दूध ज्यादा पी लिया या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ चीज वगैरह जैसे है, उसको यदि हमने ज्यादा खा लिया, तब भी ये पेट हमारा अपसेट हो सकता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे पेट को, आप बोलोगे कि स्ट्रेस से क्या होता है, लेकिन स्ट्रेस से भी पेट खराब होता है। नॉर्मल तौर पे आप देखिए, आपको यदि बच्चों को देखेंगे, आप यदि उनका एग्जामिनेशन है या फिर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो या फिर कुछ और आपका परीक्षा वगैरह आप देने जा रहे हो, बच्चों के लिए स्पेशली देखेंगे, तब उनका ये पेट खराब होने की संभावना दिखती है। रजिस्टिंग टू अर्ज हैव अ बाउल मूवमेंट, आप मलत्याग करने को रजिस्ट करते हो, आप मतलब पेट साफ नहीं करते हो, तो ये नॉर्मल तौर पे क्या होता है, जिनको पाइल्स हो जाती हैं या फिर खून निकलने की बीमारी हो जाती है, उस समय पे ये रेजिस्टेंस बढ़ता है, तब भी कुछ ये हमारा चयापचय तंत्र खराब हो जाता है। एंटी डायरियल मेडिकेशन यदि ले रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ओवर टाइम, तो यह बॉयल मूवमेंट को या वहां की मसल्स हैं उनके मूवमेंट को और मोटिलिटी को कम कर देता है। बहुत ज्यादा एंटासिड मेडिसिन जो कि कैल्शियम और एल्यूमिनियम से परिपूर्ण होती है, वो भी हमारे चयापचय तंत्र को अपसेट करती है। नॉर्मल तौर पे आप देखोगे कि जब हम कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं या फिर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो या फिर कोई बीमारी हो जहां पे हम ज्यादा एंटीबायोटिक, 5 दिन का यदि एंटीबायोटिक का कोर्स आपने किया, तो उसके साथ क्या होता है कि एंटासिड मेडिसिन दी जाती है, रेंटेक या फिर जैसे कुछ दूसरी दवाइयां हमें दी जाती हैं जो कि जरूरी होती है, लेकिन उनका यदि ज्यादा उपयोग हो गया क्योंकि उसमें एल्यूमिनियम ज्यादा रहता है, उसके कारण भी हमारा पेट बिगड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे एंटी डिप्रेसेंट हैं, आयरन पिल्स हैं या फिर स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन है जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, नार्कोटिक्स हो गया। इस तरह की कुछ मेडिसिन यदि लंबे समय तक ली जाती हैं, तब पेट गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है। और फिर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी कई कई महिलाओं को देखा गया है कि उनके GI ट्रैक्ट में अपसेट होने के चांसेस रहते हैं। अब इनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अपर एंड लोअर एब्डोमिनल स्टमक सिम्टम्स। GERD जैसे मैंने बताया, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स,
मतलब खाना ऊपर आता है, जो कि एक बहुत अजीब तरह की हमें फीलिंग देता है, खाना खाने का मन नहीं करता बाद में, उससे पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है, गैस्ट्राइटिस है। फिर गॉलस्टोन्स एक अलग तरह की बीमारी है। लोअर में क्या देखेंगे, सीलियक डिसीज, मतलब जो हमारी आंत है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है, उसमें कुछ ऐसे सीलिया होते हैं जो कि हमारे खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, उनका अवशोषण करते हैं, और फिर वो खाना कन्वर्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे रक्त में जाता है। तो यदि यह सीलियक, यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा खाने का पोषण कम होगा, अवशोषण कम होगा, और फिर हमारा चयापचय तंत्र बिगड़ते जाएगा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जो कि डायरिया या फिर दोनों तरह की इसमें बीमारियां हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों तरह का इसको हम इसमें संभावना देखी जा सकती है। अब इसमें देखेंगे आप, कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, ये नॉर्मल तौर पे हम देखते हैं कि कभी ना कभी किसी ना किसी को होते ही रहते हैं, जैसे कि माउथ अल्सर है, मतलब मुंह में छाला होना। मुंह में छाला होना भी एक लक्षण है, ये दिखाता है कि हमारा जो चयापचय तंत्र है ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये लक्षण क्या है, मुंह में छाला हो गया या फिर पेट में छाला हो गया, उसको बोलेंगे क्या, स्टमक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। ये हमारा आप यहाँ पे देख रहे हो, एक हेल्दी स्टमक दिखा रहा है, और इस तरफ हमारा जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे अल्सर हो गए हैं, जिनको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक अल्सर। वही जाके यदि थोड़ा आंत में होता है, मतलब स्टमक से लेके छोटी आंत का जो पोर्शन होता है, जो कि उसको कनेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डिओडेनम। तो वहां पे भी अल्सर होने की संभावना होती है, क्योंकि वहां पे एसिड होता है। यदि उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो वहां पे अल्सर होने की संभावना हो सकती है। उसके अलावा जीईआरडी है, जो एसिड का है वो बैक फ्लो, मतलब वापस आता है, ऊपर आता है, इसोफेगस में हमें तकलीफ होने लगती है। फिर आ जाता है गॉल स्टोन्स। यहाँ पे आप देखोगे जो गॉल ब्लैडर है, वहां पे मतलब लीवर से रहता है कनेक्टेड हमारा गॉल ब्लैडर, जो कि बाइल बनाने का काम करता है। तो यदि वहां पे छोटे छोटे हमारे जो जो भी हम खाना खा रहे हैं, उनको यदि वहां पे इकट्ठा होते गया, तो छोटे छोटे स्टोन्स होने की संभावना हो सकती है। फिर आ जाता है क्या, एक डिजीजेस होते हैं कुछ, हार्ट बर्न, एसिडिटी यदि हो गई तो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न, जलन, सीने में जलन जिसको बोलते हैं, तो वो एसिडिटी ज्यादा होने के कारण होता है। इंक्रीज एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस है, पेट में फूलन, सूजन आ जाती है, और अलग अलग तरह के अल्सर्स हो जाते हैं। फिर आता है हमारा इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम। इंटेस्टाइन में क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज, पेट साफ नहीं होना। यदि आपका मल त्याग नहीं हुआ है, सुबह आपका पेट साफ नहीं हुआ है, और यह जो है कॉन्स्टिपेशन की धीरे धीरे एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जिनको यदि आपका फाइबर रिच डाइट नहीं है, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन की धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, जो कि आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कतें देने लगती है, जिसमें कि गैसेस होती हैं। यह कॉन्स्टिपेशन मतलब हमारा जो मल है वो सॉलिडी फॉर्म हो जाता है, सॉलिड के तौर पे जमा होने लगता है, और यदि यह बाहर नहीं निकला, तो हमारा पूरा पाचन तंत्र को खराब करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो दो और डिसीजेज हैं। एक होता है कोलाइटिस, जहां पे हम देख सकते हो कि अपनी ये जो आंत वाला पोर्शन है, वहां के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम दिखने लगते हैं, वहां पे रेडनेस आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। और दूसरा हो जाता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। यह आप जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाते हैं, वहां पे भी सूजन आ जाती है। यह कंटिन्यूअसली, इसमें या तो डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, तो दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली भी हो सकती है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में समझ में नहीं आता शुरू शुरू में कि एक्चुअल क्या है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। तो नॉर्मल तौर पे ये देखा है, दोनों भी जो बीमारियां हैं यह अल्टरेशन के साथ हमें दिखती हैं, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स दिखाती हैं, जो कि एक एब्डोमिनल बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देता है और फिर बहुत दर्द भी देता है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी धन्वंतरी की जो मेडिसिन है, या फिर हम जिनको बोलेंगे कुछ सप्लीमेंट्स, हमारे बहुत अच्छे दो प्रोडक्ट हैं, जो कि इन सारी बीमारियों में, मतलब इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, यदि ये लक्षण है, यदि इन लक्षणों को हमने ठीक नहीं किया, तो फिर ये बीमारी में बदल सकते हैं। तो यदि हमें इस तरह के कोई भी लक्षण, या फिर अल्सर होने की संभावना दिखती है, मुंह में छाले दिखते हैं, या फिर जीआरडी होने लगता है,
तो हमें समझ जाना चाहिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हमें दिखने लगती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा चयापचय तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ज़ाइमोरिच कैप्सूल। उसके कंटेंट्स हम देखेंगे क्या क्या है। गौ पीयूष है, उसमें त्रिकटु है, दाड़िम यानी कि अनार या फिर जिसको पोमेग्रेनेट बोलते हैं, ब्राह्मी है, मुस्टा है, विदारी कंद, अश्वगंधा और विडांग। तो ये जो 7 अलग अलग मेडिसिन हैं, उनको मिला के एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है। मतलब किसी भी तरह के लक्षण आपको दिखें तो यह सारे मिलके, यह सारे वनस्पतियां मिलके और गोपीयूष मिलके इसको हमारे पूरे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा बना देगा। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, ये जहां पे भी लक्षण है उसको ये सुधारने का काम करता है। इम्प्रूव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, गैस यदि हो गई है, इंडाइजेशन यदि हो गया है, तो गैसेस को ये बाहर निकालता है, उनको रिलीव करता है, प्रमोट करता है डाइजेशन को और भूख बढ़ाने का काम करता है। बेनिफिशियल इन आईबीएस जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ग्लूटेन एंट्रोपैथी, मतलब जो ग्लूटेन होता है, नॉर्मल तौर पे देखा है किसी किसी को ग्लूटेन यानी जो गेहूं के ऊपर, गेहूं में ये ज्यादा पाया जाता है, ग्लूटेन का इंटॉलरेंस हो जाता है। ग्लूटेन जो है हमारे शरीर में, मतलब आंतों में जाके ये चिपक जाता है, तो उसके कारण हमारे जो चयापचय है या फिर जो आंत है, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में प्रॉब्लम होने लगते हैं। उसको बोलते हैं ग्लूटेन एंट्रोपैथी। और लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो भी पचन होता है, यदि लैक्टोज बनता है, एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है लैक्टोज, तो यदि लैक्टोज ज्यादा बनने लगता है तो वहां पे उसका इंटॉलरेंस, हमारी कैपेसिटी नहीं होती कि हम उतना, हमारा शरीर उतना लैक्टोज पचा सके, एसिडिटी होने लगती है। कुछ क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिपेशन एक क्रॉनिक वो है, डिसीज है। डिसेंट्री एक होने लगती, जो भी वो भी क्रॉनिक है। ये हाइपर एसिडिटी को कम करता है और एसिड के हमारे जो आमाशय है जहाँ पे एसिड का निर्माण होता है, उसको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। बाइल स्टोन को कम करता है, उसका उससे रिलेटेड जो पेन होता है उसको कम करता है। और इसके अलावा एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करके हमारे जितने भी डैमेज हुए हैं सेल्स, उनको प्रॉपर वापस से ठीक करता है। अब इसका जो डोज है वो क्या है, 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद विथ वाटर। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद पानी के साथ लेना है। और बच्चों में यदि ये आपको दिखता है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर कुछ डायरिया, बच्चों में भी आईबीएस की संभावना हो सकती है, तो यह कैप्सूल 1 या 2 कैप्सूल 2 बार इनको, यदि ज्यादा होता है तो 2 कैप्सूल दे सकते हैं, नहीं तो 1 कैप्सूल से भी काम चल सकता है। अब इसका थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, ज़ाइमोरिच कैप्सूल में क्या क्या उपस्थित है और वो हमें कैसे बेनिफिट दे रहा है। सबसे पहले जो गोपीयूष है, गोपीयूष जैसे कि हम पहले भी इसके बारे में काफी विस्तृत जानकारी ले चुके हैं, लेकिन ये हमारी जो पूरी गट, इसको बोलते हैं गट, जो हम बोलते हैं ना गट फीलिंग, तो गट फीलिंग यानी कि हमारे अंदर से आई हुई एक फीलिंग जो रहती है, तो हमारी ये जो गट है इसको गोपीयूष ताकत देता है, स्ट्रेंथन करता है। और पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जितने भी इंफेक्शन पॉसिबल हैं, कीड़े मको मतलब जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, बैक्टीरियल, वायरल या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी पॉसिबल हैं, उनसे लड़ने की हमें ये क्षमता देता है। इसके बाद आ जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये त्रिकटु, जो कि 3 मेडिसिन से बना है, 3 हर्ब से बना है। अब ये कौन कौन सी, हम नॉर्मल तौर पे ये हम तीनों का इस्तेमाल हम रोज करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। कौन कौन सी इसमें है, लॉन्ग पेपर है, ब्लैक पेपर और जिंजर। मतलब लॉन्ग पेपर है ना, एक बड़ी, एक पाइपर लॉन्गम जिसको बोलते हैं, काली मिर्च होती है, थोड़ी बड़ी होती है। फिर होता है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, जो छोटी छोटी काली मिर्च के दाने होते हैं, और जिंजर यानी कि अदरक। यह तीनों मिलके क्या क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन और म्यूकस और स्टिकी स्टूल जो होता है उसको दूर करते हैं। उसको, कॉन्स्टिपेशन को ये दूर करने में बहुत सहायक है। जो हमारी भूख कम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो नेचुरली क्या होगा, खाना खाने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ है, तो भूख कम हो जाती है। फिर दूसरे इंडाइजेशन भी हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, उनको ये दूर करने में बहुत बहुत सहायक होता है। एब्नॉर्मल डिस्टेंशन और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एब्नॉर्मल डिस्टेंशन मतलब कुछ जो पार्ट है थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की संभावना होती है, जिसको यदि हवा हो जाती है या फिर
गैसेस हो जाती हैं, तो कुछ एक जो हमारा पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं डिस्टेंशन हो गया, मतलब अपनी जगह से थोड़ा सरक गया। वो भी ये ठीक करने में, उसके कारण कुछ सिंड्रोम हो सकता है, कुछ बीमारियां हो सकती है, उनको भी ये दूर करने में बहुत सहायक होता है। फिर दाड़िम है, पोमेग्रेनेट, हम नॉर्मल तौर पे इसका सेवन करते हैं, तो ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कर रहा है कम हमारा, और डाइजेशन बहुत बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो क्रॉन्स डिसीज है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है, उसको भी ये कम करने में सहायक है। ब्राह्मी जो है स्पेशली बेनिफिशियल फॉर बैलेंसिंग हाई पित्ता कंडीशन। जो पित्त है, जो बाइल का प्रोडक्शन है, तीन दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ, आयुर्वेद के हिसाब से। तो जो पित्त की कंडीशन है, पित्त हमारे आमाशय को या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बैलेंस करता है। तो ब्राह्मी जो है स्पेशली पित्त की कंडीशंस हैं उसको ये बैलेंस करने में बहुत सहायक है। आईबीएस में और स्पेशली जो डायरिया हो जाता है उसमें, उसको ये ट्रीटमेंट में सहायक होता है, उससे हमें रिलीफ दिलाता है। फिर आ जाता है मुष्टा या फिर नागौर मोटा। यह डायूरेटिक है, कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव मतलब चयापचय तंत्र ठीक करने में सहायता देना। जैसे कि सौंफ खाते हैं हम या फिर दूसरी जो कुछ अजवाइन वगैरह खाते हैं, वो भी कार्बोनेटिव है। एमिनोगॉग ये भी एक तरह का जो चयापचय तंत्र ठीक करने का एक ट्रिक है, जिससे कि एंथेलमेंटिक है। एंथेलमेंटिक स्टोमेटिक स्टिमुलेंट और एंटी डिसेंट्रिक। एंथेलमेंटिक मतलब कुछ कृमि जो हमारे पेट में हो जाते हैं, स्टमक में हो जाते हैं और डिसेंट्री हो जाती है, उनको ये दूर करने में सहायक होता है। विदारी कंद है, ये हमारे जो गैस्ट्राइटिस है, पेट में सूजन आ जाती है, उसको कम करता है। एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है, एंटीवायरल, और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी बहुत पाई गई हैं। यह हमारे लिवर और स्प्लीन को भी स्ट्रांग बना रहा है। इसके अलावा ये हमारे शरीर मतलब बॉडी का मास, मतलब जो घनत्व है, हमारी मसल्स हैं, उनको भी ताकत देता है। फिर आ जाता है विडंग। विडंग जो है एक इसकी अलग मतलब स्पेशलिटी है। वो क्या है, यह हमारे शरीर में होने वाले, मतलब आंतों में स्पेशली होने वाले जो कृमि है, उनको ये बाहर निकालने का काम करता है। आंतों से मल के द्वारा ये बाहर निकालने का काम करता है। वर्म इन्फेस्टेशन, जो थ्रेड वर्म या फिर जो राउंड वर्म जिनको बोलते हैं, वो यदि हो जाते हैं, बच्चों में ज्यादा तौर पे होता है, मीठा खाने से ज्यादा होते हैं, कृमि हो जाते हैं जो हमारी आंतों से चिपके रहते हैं, उनको ये बाहर निकालने में काम करता है। और यह खून को भी साफ करता है, और जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हो गए हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। फिर आ गया हमारा जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट ये है प्रोडक्ट, वो है जाइमोलेक्स पाउडर। जाइमोलेक्स पाउडर में भी कुछ अलग तरह की हर्ब्स ली गई हैं। वो है एरंड बस्ती ऋतिकी, हरितिकी, सैंधव लवण, एम्बेलिका राइट्स, कैशिया या फिर सेन्ना लीव्स, जलपा या फिर गुलबख्श जिसको बोलते हैं, अजवाइन। ये कुछ कॉमन हर्ब्स हैं जिसको मिला के जाइमोलेक्स पाउडर बनाया है। नॉर्मल तौर पे जैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को रिलीव करने में सहायक है। कॉन्स्टिपेशन और इनकम्प्लीट बॉवेल इवैक्यूएशन, मतलब यदि पेट आपका साफ नहीं हुआ है, कई बार होता है किसी किसी पर्सन को 1 या 2 बार मलत्याग करने की जरूरत पड़ती है, सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन उनका फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो यदि पेट साफ नहीं हुआ है, तो फिर आप यदि ये जाइमोलेक्स पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तो जो बार बार आपको जाने की तकलीफ है, एक ही बार में पेट साफ होने की, ये हमें कोशिश कराएगा, हमारे को कॉन्स्टिपेशन से ये पूरी तरह से राहत देगा। एक्ट एज लिवर स्टिमुलेंट, जो लीवर है हमारा, उसको भी ये स्टिमुलेट करता है। लीवर के जितने फंक्शंस हैं, लीवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म, तो यह हमें बहुत सहायता देता है लीवर के स्टिमुलेट करके। इससे क्या होगा, हमारी जो भूख है वो अच्छी होगी, हमारा डाइजेशन बढ़ेगा, और जितने भी कॉमन डिस्कम्फर्ट है, कॉमन डिस्कम्फर्ट क्या होते हैं, गैस हो जाना, पेट फूल जाना, पेट में दर्द होना, ऐठन होना, पेट में मतलब बोलते हैं ना कि सिकुड़, जो हमारी जो आंतों की जो मसल्स हैं वो पेन करने लगती हैं, मरोड़ आना, पेट में मरोड़ आना जो नॉर्मल तौर पे बोलते हैं, और फिर उसकी टेंडेंसी हो जाती है कॉन्स्टिपेशन की। तो यह जो है हमारा जाइमोलेक्स पाउडर, ये हर तरह की लक्षणों पे रिलीफ दिलाता है और टॉक्सिन्स को दूर करने में बहुत बहुत सहायक है। इंटेस्टाइन में या फिर कोलोन में
जो भी टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो गए हैं उनको ये बाहर निकालने में सहायक है। एलिमिनेशन यानी पूरी तरह से बाहर निकालने में सहायक। इसको लेना कैसे है? 1 चम्मच हमें इसको थोड़ा गर्म पानी या फिर कुलकुला पानी के साथ सोने से पहले हमें इसको लेना है। तो जितनी भी ये लक्षण है उन सब से हमें इसको सहायता मिलेगी। इसको हम देखेंगे, थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे कि ज़ाइमोलेक्स पाउडर में क्या-क्या है और उसके क्या-क्या फंक्शंस हैं। इसको आप एक तरह से ध्यान रखेंगे, ये 100% नेचुरल लक्सेटिव आयुर्वेदिक फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है? नेचुरल लक्सेटिव। लक्सेटिव का मतलब है एक नॉर्मल तौर पे आप याद रखिए, जो कि हमारे पेट को साफ करने में सहायता होता है। लक्सेटिव मतलब हमारा पेट फ्लशिंग करना, मतलब जो भी गंदगी हमारे या वेस्ट सब्सटेंसेस हमारे इंटेस्टाइन में और फिर कोलोन में डिपॉजिट हो गए हैं, उनको ये फ्लश आउट कर देता है। जैसे हम फ्लश करते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर से ये फ्लश हो जाती हैं गंदगियां। तो यह एक नेचुरल लैक्सेटिव आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। इसमें के जो इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है? एरंड ब्रिस्ट हरितकी, जो कि बाल हरितकी और एरंड तेल उससे बनाई गई है, जो कि डाइजेशन रिलेटेड, यह क्लिनिकली टेस्टेड भी है। मतलब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं, इसके लिए बहुत सारे पेपर पब्लिश्ड हो चुके हैं। यह जो इंग्रेडिएंट है उसमें कि ये मतलब आयुर्वेदिक फॉर्मूला जो है इसमें जो है क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है, और इसमें जो हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनको, जो हमारे को डाइजेशन में सहायता देते हैं, हाइपर एसिडिटी को ये कम करता है और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और कॉन्स्टिपेशन और जो पाइल्स की संभावना हो सकती है जिससे, उसको भी ये दूर करने में सहायक है। उसके बाद आ जाता है निशॉत या फिर इपोमिया टर्पेटम। यह जो है एसाइड्स, मतलब जब पेट फूलना है, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन या फिर हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, मतलब स्प्लिनोमेगैली मतलब क्या, जो हमारा छोटा सा ऑर्गन है लिवर के पास पाया जाता है स्प्लीन, उसमें देखा गया है कि इसमें सूजन आ जाती है। हिपेटोस्प्लिनोमेगैली जो है इसमें सूजन आ जाती है और फिर ये क्रॉनिक होते जाता है। समझ गए? क्रॉनिक मतलब ये फिर लंबे समय की बीमारी होने लगती है। उसको भी ये कम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, जो कि हमारे लिवर को फिर धीरे धीरे डैमेज करती जाती है हमारी, और फिर धीरे धीरे शरीर एनेमिक भी होते जाता है। इंटॉक्सिकेशन है, टॉक्सिक बढ़ते हैं, उनको कम करता है। हीमोरॉइड यानी हीमोरॉइड फिस्चुला, पाइल्स के एक जो टाइप्स हैं उनको कम करता है, एनीमिया को कम करता है, ओबेसिटी को कम करता है, ट्यूमर्स, अल्सर्स, वुंड्स, इन सबको कम करने में ये बहुत बहुत सहायक होता है। सेंधव लवण मतलब जो सेंधा नमक है, साधारण तौर पे सेंधा नमक का इस्तेमाल हम घरों में भी करते हैं अपने खाना बनाने में। नॉर्मल तौर पे देखा गया है उपवास के दिनों में सेंधा नमक हमें ध्यान आता है, लेकिन सेंधा नमक हम नॉर्मल तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मीठा है, थोड़ा सा कार्बोनेटिव और डाइजेस्टिव है। यह बहुत मतलब लाइट होता है और लुब्रिकेटिंग होता है। जितना अच्छा लुब्रिकेशन रहेगा, मतलब मुंह से लेकर गुदा तक जितना अच्छा हमारा लुब्रिकेशन रहेगा, मतलब स्मूथली सारी चीजें मुंह से लेके इसोफेगस में जाएंगी, फिर वो स्टमक में जाएंगी, और फिर डाइजेशन अच्छा होगा, और फिर ये धीरे धीरे जो वेस्ट सब्सटेंसेस है मल त्याग के तौर से बाहर निकल जाएगा। तो जितना अच्छा लुब्रिकेशन रहेगा उतना अच्छा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। इसके अलावा क्या आ जाता है? एजमो है, डाइजेस्टिव है, एंटी फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस मतलब गैसेस जो हो गई हैं, इंटेस्टिनल गैस, उनको ये कम करने में सहायक होता है। फिर है केशिया लीव्स, परगेटिव एक्शन। परगेटिव यानी इट्स अ टाइप ऑफ लग्जेटिव, मतलब पेट साफ करना, ये परगेटिव एक्शन रखती हैं। ये केसिया की, इसको सेना बोलते हैं, सेना की पत्ती। तो ये सेना की पत्ती हमारे पेट को पूरी तरह से साफ करने में सहायक होती है। जलप है एक, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक ये है ग्लाइकोसाइड जिसको बोलते हैं, इसको फाइटोन्यूट्रिएंट है ये ट्रियोथिन, जिसको कि ये भी एक परगेटिव एक्शन रखता है, जो पेट को पूरी तरह से साफ करने में सहायक है। एम्बिलिया राइप्स माइल्ड एपेटाइट लग्जेटिव है, जो कि इसको सहायता देता है, एक्सपेल गैसेस को बाहर निकालने में काम करता है। और फिर लास्ट में आता है एंटी हेलमिंथ, जो कि पैरासाइट्स जो कि हमारे आंतों में पाए जाते हैं उनको ये दूर करने में सहायक होता है। इसके बाद आ जाता है पाइल्स और हिमोरॉइड्स, या फिर जिसको बोलते हैं भगंदर या फिर बवासीर।
यह क्यों होता है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, और इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ब्लीडिंग पाइल्स, जो कि इसको आयुर्वेदा में बोला गया है अर्श, कॉज्ड बाय अनहेल्दी डाइट और अ सीडेंटरी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी डाइट मतलब आपके यदि डाइट में फाइबर्स नहीं है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज्यादा फैट है, जो कि पचने में असहाय मतलब सहायता नहीं कर होता है, अपचन होने लगता है, या फिर सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक जगह पे बैठे हुए हो आप। बहुत लोगों को आजकल देखा गया है, कॉर्पोरेट जो लाइफस्टाइल हो गई है आजकल, एक जगह पे बैठे बैठे काम करते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं सुबह से लेके शाम तक, वो कई बार 3-3 4-4 घंटे उनको एक जगह बैठ के काम करना है, इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो जाती है उनकी। वहां पे हम देखते हैं यह पाइल्स की संभावना बढ़ती जाती है। अब ये क्या क्या इसके कॉजेज हैं, कौन कौन से कारणों से ये हो सकती है। स्ट्रेन यदि है आपको, कॉन्स्टिपेशन है, एजिंग के साथ भी हो सकता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है पाइल्स की शिकायत बढ़ती जाती है। लेकिन अभी ये नॉर्मल तौर पे देखा है यंग जनरेशन को भी, मतलब 30 से 35 साल 40 साल को भी ये दिखने लगा है। इसका इंपॉर्टेंट रीजन है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग, ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठना, यह उसका कारण है। डायरिया होने के कारण भी क्या होता है, कंटिन्यूस यदि डायरिया रहा तो जो हमारी वहां की मसल्स होती हैं, गुदा द्वार की जो मसल्स हैं वो खराब होने लगती हैं, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स हो सकता है। लो फाइबर डाइट, प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग बॉयल मूवमेंट, मतलब आप यदि टॉयलेट जाते हो, वहां पे कुछ लोगों को 40-45 मिनट लगते हैं, मतलब उनका पेट साफ होता ही नहीं है, तो उसको भी बोलते हैं प्रोलॉन्ग सिटिंग ड्यूरिंग मल त्याग। तो उस समय में भी पॉसिबल है कि आपको पाइल्स की बीमारी हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हिमोरॉइड है, यहाँ पे आप देखते हो प्रोप्लेस्ड हिमोरॉइड, या फिर ये क्या होता है कि एक वहां का जो पार्ट है गुदा द्वार का पार्ट, वो धीरे से मतलब एक पार्ट नीचे आ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोप्लेस्ड हिमोरॉइड। यह हमारा हेल्दी रेक्टम है, और ये है प्रोप्लेस्ड, मतलब फॉलिंग डाउन और स्लिप, बॉडी का एक छोटा सा पार्ट अनयूजुअल पोजीशन पे आ जाता है। फिशर क्या है, मेडिकल टर्म है जिसको वहां की स्किन थोड़ी छिलने लगती है, टीयरिंग ऑफ स्किन। और फिस्चुला इज, वहां पे ट्यूब जैसे एक कनेक्शन होने लगते हैं, ऑर्गन्स के बीच में ऐसी छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं। तो ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है, पाइल्स है, फिशर और फिस्चुला। आगे जाके यह यदि ठीक नहीं हुआ तो फिर सर्जरी करने की नौबत आ जाती है। सिम्टम्स क्या है इसके, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग, मतलब दर्द नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग होती है। सेंसेशन ऑफ नीडिंग टू डिफिकेट, बार बार ऐसे लगता है कि टॉयलेट जाना है, लेकिन होता नहीं है, लेकिन होने ऐसे सेंसेशन आता है। रेक्टम में पेन होता है, एनस में फीलिंग आती है, इचिंग होने लगती है। फुलनेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, मतलब हमें बार बार लगता है कि हमारा पेट बढ़ा हुआ है, और बार बार हमें कुछ अलग टाइप की डिस्कम्फर्ट होने लगता है, गुदा द्वार में पेन होने लगता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग ग्रेड्स के पाइल्स होते हैं। यदि फर्स्ट डिग्री पाइल्स यदि ठीक नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये सेकंड डिग्री में बदलता है, फिर थर्ड डिग्री में बदलता है, और फोर्थ डिग्री में जाके फिर ये एक्सटर्नल पाइल्स में चले जाते हैं, जहां पे फिर ब्लीडिंग होने लगती है, कंटिन्यूअस बाउल मूवमेंट्स होने लगता है, और कॉन्स्टिपेशन में जो है होने लगता है। इसके अलावा ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, क्रॉनिक डायरिया, पेल्विक फ्लोर डिसफंक्शन है, ज्यादातर लंबे समय तक यदि बैठते हैं तो फिर यह सब चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। और इंटरनल हिमोरॉइड होने के बाद, मतलब पहले तो ये आंतों मतलब अंदर रहता है, फिर यदि इसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया या फिर इसका हमें लक्षण नहीं समझ में आए, तो फिर ये 4 डिग्री या फिर अलग अलग बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए हमारे पास क्या है, पाइल रिलीफ पाउडर। अब पाइल रिलीफ पाउडर में कौन कौन से कंटेंट हैं और हमें इससे ये कैसे राहत दिलाता है, इसके क्या क्या बेनिफिट है। यह इफेक्टिव है, एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो कि हमें पाइल्स, फिस्चुरा और फिशर्स में सहायता देगा। गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन की जो बीमारी है या फिर कॉन्स्टिपेशन जो एक लक्षण है इनडाइजेशन का, उससे हमें ये सहायता मतलब बाहर निकालने में सहायता देता है। मतलब पाइल्स, फिस्चुरा और फिशर, इससे हमें इससे जितने सारे डिस्कम्फर्ट्स हैं उसको बाहर निकालने में सहायता देता है। अब इसके कंटेंट क्या क्या है, गुंडुची है, दालचीनी है, इलायची, चित्रक, विडंग, त्रिफला और इसबगोल। इसके डोज क्या है,
ये फास्टर रिकवरी देता है यदि हम देखेंगे पाइल्स, फिशर और फिस्चुला से। ये हमें सैशे यानी पाउच के तौर पे, इसमें हमें पाउडर के तौर पे है। इसको कैसे लेना है? पाइल रिलीफ सैशे विथ वाटर एट बेड टाइम। और बेटर इफेक्ट के लिए इसको हम घी के साथ भी ले सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। मतलब जिसको यह बीमारी क्रॉनिक हो गई है या फिर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गया है, तो हम पाइल रिलीफ पाउडर को घी के साथ, मतलब घी को थोड़ा सा आप गर्म कीजिए और उसको मतलब मिलाइए अच्छे से, और घी के साथ इसको लीजिए, ओरली लेना है, और आप देखेंगे कि लुब्रिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। घी वैसे ही लुब्रिकेटिंग का काम करता है। तो जैसे ही हमारा इसोफेगस में, स्टोमक में और फिर आंतों में जैसे ही लुब्रिकेशन अच्छा होता है, हमारी जो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो आंतों में इकट्ठे हो जाते हैं, यह धीरे धीरे बाहर निकलते जाते हैं। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या है? सबसे पहला है गुंडुची। गुंडुची क्या काम कर रहा है? यह एंटी स्पाज्मोडिक है। एंटी स्पाज्मोडिक मतलब जो हमारी मांसपेशियां हैं, हमारे आंतों की जो मांसपेशियां हैं, उनमें क्या होता है? मरोड़ जिसको बोलते हैं। ओके, स्पाज्म होता है, मतलब मरोड़, ऐंठन आती है, उसको ये कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन आती है, उसको कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी, या फिर वो बैक्टीरिया से हुई हो या वायरल से हुई हो, या फिर किसी कुछ कुछ लोगों को कुछ खाने की वजह से यदि कुछ एलर्जी हो गई है, उसको ये दूर करने में सहायता देता है। दालचीनी है हेल्पफुल इन कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज डायरिया। आप बोलोगे कि ये दोनों में, डायरिया में क्या होता है? बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। डायरिया में, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? मलत्याग इकट्ठा होता जाता है, होता ही नहीं है। तो दोनों ही में हमें ये दालचीनी सहायता देती है। एक्चुअली ये दालचीनी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमारे रोज के खाने में भी इस्तेमाल यदि करेंगे तो दालचीनी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाती है। और जितनी भी सूजन है, सूजन के कारण क्या होता है? एक जो फैट जमा हो जाता है, इसको भी बाहर निकालने में काम करता है। इलायची अर्शहरा मतलब पाइल्स और हेमोरॉइड्स को दूर करने में सहायक है। चित्रका, चित्रका जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। मतलब इसमें जो आयुर्वेद में बोला गया है, रेचन या फिर लैक्सेटिव, लैक्सेटिव जैसे मैंने बताया, फ्लश करना, पूरी तरह से बाहर निकालना, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी आंतों में जमा हो गए हैं, उनको फ्लश करने में ये सहायक होती है। इसके अलावा जो पेनफुल पाइल्स हैं, पाइल्स की यदि गंभीर बीमारी हो गई है तो उसको दूर करती है। और वात और पित्त, वात यानी जो मोटापा टाइप का, या फिर जो हवा हो जाती है हमारे ऊतकों में, या फिर वात यानी वायु, और पित्ता यानी जो पित्त होने लगता है, वो जो दोनों दोष हैं उनको बैलेंस करने में सहायक होता है। विडंग क्या है? विडंग है डाइजेशन को ठीक करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, क्योंकि इसमें भी लैक्सेटिव प्रॉपर्टी है, दूर करने में ये सहायक होता है। पाइल्स के जो सफरर्स हैं या फिर जो दूसरे एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स हैं, उनको मैनेज करता है। ओबेसिटी को मैनेज करता है। ओबेसिटी भी एक रीजन है पाइल्स का या फिर एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स का। पेट मतलब हमारा जो पेट है, जो हम बोलते हैं ना कि ये वो एक बीमारी जहां से उत्पन्न होती है, कोई भी बीमारी देख लीजिए, वह पेट से ही उत्पन्न होती है या फिर मुंह से उत्पन्न होती है, जो बोलेंगे। यदि हमारा खाने का लालच कम नहीं होगा, जो हम खाएंगे वही हमारा शरीर हमें देगा। जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारा शरीर हमें वापस देगा। तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें त्रिफला है। त्रिफला क्या है? पाइल्स के ट्रीटमेंट में बहुत सहायक है। क्या क्या इसमें करता है? ये हमारे स्टूल है, मतलब जो मल है उसको सॉफ्ट सॉफ्ट बनाता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और जो इरिटेशन होने लगता है, जो हमारी वेन्स हैं या फिर वहां की जो रक्त नलिकाएं हैं, उनमें जो इरिटेशन होने लगता है उसको ये कम करता है। वेनस कंजेशन को कम करता है। त्रिफला जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, और स्पेशली एनस और रेक्टम। क्योंकि क्या है, यदि कॉन्स्टिपेशन रहा या फिर डायरिया रहा, तो जो एनस और रेक्टम की जो मसल्स हैं या फिर वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो त्रिफला जो है वहां की जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको इंप्रूव कर रहा है। बॉवेल मूवमेंट को रेगुलराइज करता है और जो मल त्याग की प्रक्रिया है उसको बाहर निकालने में सहायक होता है। फिर फाइनली ये लेग्जेटिव है।
और एक और बात ध्यान रखने लायक क्या है, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। मतलब इसकी आपको हैबिट नहीं लगेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि त्रिफला या फिर हमारा जो पाइल रिलीफ पाउडर है उसको लेने के कारण आपको इसकी हैबिट लग जाएगी। यानी कि क्या, पाइल्स आपकी यदि ठीक हो गई तो आप इस दवा का सेवन बंद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पाइल फिर से वापस आ जाएंगी। मतलब ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। ओके, तो और इसके कोई विड्रॉल सिम्टम्स भी नहीं है थे। मतलब इसके सेवन करने के बाद कोई हमारे को सिम्टम्स नहीं दिखेंगे जो कि प्रॉब्लम देंगे। और फाइनली इसमें क्या है, इसबगोल है। इसबगोल भी कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह से रिलीव करने में सहायक होता है। यह फाइबर्स होते हैं छोटे 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 छोटे। इसबगोल जो होता है इनसॉल्युबल फाइबर है, पानी में घुलता नहीं है। इसमें क्या है, गम जो है, मतलब एक नेचुरल कंटेंट रहता है गम, वो ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जब हम पानी के साथ इसको लेते हैं तो यह जो कठोर स्टूल है, हार्ड स्टूल है, उसको ये सॉफ्ट करता है, उसको फैलाता है और फिर बाहर निकालने में सहायता देता है। इस सो व्हाट वी कैन से, देयर बाय इंप्रूविंग गट मूवमेंट। मतलब जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मूवमेंट जो है हमारे हार्ड स्टूल्स का, वो एक जगह पे इकट्ठे यदि हो जाए तो वो बाहर निकलता नहीं है और फिर हम प्रेशर लगाते हैं जो कि फिर पाइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो बीमारी है क्या, पाइल्स की। तो जो हमारा मूवमेंट है, मतलब जो हार्ड स्टूल का जो मूवमेंट है उसको ये सॉफ्ट करके बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये 7 इंग्रेडिएंट मिलके जो एक पाइल रिलीफ पाउडर है, सिनर्जिस्टिकली मतलब एक साथ मिलके काम करते हैं और जितने भी पाइल्स के, या तो फिशर हो, फिस्चुला हो या फिर हेमोरॉइड हो, जितने भी सिम्टम्स हैं उनको कम करने में सहायता देते हैं। अब लास्ट में एक और फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, किडनी और उसके जो फंक्शंस है, और एक जो इसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट है यूटेराइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। किडनी के फंक्शंस क्या है, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखते हैं। किडनी जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करके ब्लड हमारा पूरे शरीर में जाता है और जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उसको ये यूरिन के तौर पे किडनी जो होती है उसमें से बाहर निकालता है। लेकिन यदि किडनी में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो क्या होने लगता है, अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं जो कि हमारे ग्लोमे मतलब इसको हार्ट को भी अफेक्ट करती हैं। अब इसमें आप देखोगे कि 2 किडनी है, यह मूत्र मार्ग है, यह यूरेटर मतलब मूत्र मार्ग, और ब्लैडर जहां पे मूत्र इकट्ठा होता है और फिर बाहर निकलता है। और क्या काम है करता है ये हमारा, एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर। मतलब मूत्र मार्ग से जो वेस्ट है वो बाहर निकलता है जिससे कि हमारा पीएच भी मेंटेन रहता है और ब्लड जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन भी है वो भी मेंटेन रहता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। तो किडनीज जो है ये ओवरऑल एक मतलब इसको हम एक 10 मिनट में डिस्कस नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली अभी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर्स पॉसिबल हैं, किडनी में सूजन आ जाती है या फिर धीरे 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 जाके कुछ और प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं किडनी में, और फिर धीरे धीरे ये जो स्टोन्स हैं ये फिर ज्यादा बड़े तौर पे होने लगते हैं। तो प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे यदि हमारी जो किडनी की सेल्स हैं वो धीरे धीरे खराब होती है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। पहले नॉर्मल रहेगा, फिर थोड़ा रिस्क बढ़ेगा, फिर किडनी डैमेज होने लगेगी, फिर जैसे ही किडनी डैमेज होती है हमारे किडनी फंक्शन कम होने लगते हैं। किडनी फंक्शन यदि कम हुए तो फिर हमारा हार्ट अफेक्ट होता है, हमारा पाचन तंत्र इफेक्ट होता है, हमारा पीएच अफेक्ट होता है और धीरे धीरे फिर किडनी फेलियर की तरफ बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट है यूटेराइट जो कि किडनी क्लींजर का काम करता है। तो किडनी क्लींजर हम देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल क्या है, मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ ब्लड दैट इज वाइटल फॉर लाइफ। मतलब जैसे कि मैंने बताया किडनी क्या काम कर रही है, ब्लड फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी, एक हम नॉर्मल तौर पर किडनी क्या है हमारे शरीर में छन्नी के तौर पे काम करती है, फिल्ट्रेशन करती है जो कि अच्छा ब्लड हमारे शरीर में पहुंचाने का काम करती है और जो वेस्ट है वो किडनी से बाहर निकलता है, यूरेटर से इसमें जाता है, यूरेटर में मूत्र मार्ग से यूरेटर में जाता है और फिर वहां से बाहर निकलता है।
तो यूटेराइड जो है ये क्या है, नेचुरल किडनी क्लींजर। तो ये आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर हेल्दी किडनीज, जो कि हमारे किडनीज को क्लींस करती है और डिटॉक्सिफाई करती है। मतलब क्लीन तो कर ही रही है, इसके साथ साथ जो टॉक्सिन्स वहां पे जमा हो जाते हैं उनको डिटॉक्स भी कर बाहर निकालती है, मतलब डिटॉक्सिफाई के तौर पे भी काम कर रही है। किडनी में जो इन्फ्लेमेशन होता है या फिर किसी भी तरह से सूजन आने लगती है, उसको ये कम करती है। प्रिवेंट्स किडनी स्टोन। यदि किसी किसी लोगों में यदि कुछ डिपॉजिट रह जाते हैं, कुछ यूरिक एसिड डिपॉजिट रह जाता है, वेस्ट सब्सटेंस डिपॉजिट अंदर रह जाता है, तो फिर स्टोन्स बनने लगते हैं। उन स्टोन्स को बनने से बचाती है। आप ये ध्यान रखिए, किडनी स्टोन्स बनने के बाद बाहर भी करती है, लेकिन स्टोन्स बनने से बचाने का काम भी करती है। प्रिवेंट्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और ब्लैडर इन्फेक्शन है, उसको ये दूर करने में सहायक होती है। रिमूव्स किडनी स्टोन। एक करती क्या है, प्रिवेंट किडनी स्टोन, और दूसरा क्या है, रिमूव किडनी स्टोन्स। और रिजॉल्व सिस्टाइटिस, मतलब यदि सिस्ट बन जाते हैं, क्या होता है, छोटे छोटे जब स्टोन्स हो जाते हैं या फिर अलग अलग तरह के और भी जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं, उनसे कुछ बनते हैं स्टोन्स और कुछ से बनते हैं सिस्ट, तो उनको ये रिजॉल्व करती है, उनको डिसॉल्व करके बाहर निकालती है। इसको लेना कैसे है, एक टैबलेट मॉर्निंग में खाना खाने के बाद और एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद 30 दिन तक कंटिन्यूअस लेना है, जिसके कारण यदि किडनी स्टोन आपका रहता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। अब इसके कंपोजिशन क्या है और बेनिफिट क्या क्या है देखेंगे। इसमें ये जो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है वो है अनंत मूल। अनंत मूल जो है ये मतलब जानी पहचानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, जो कि बोला ही गया है इसको, यह यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर जो किडनीज हैं उसके लिए बनी गई है। क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड किडनीज। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके जो तत्व हैं, ये डिटॉक्स करते हैं और ब्लड और किडनी को पूरी तरह से ठीक करते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन विथ डार्क रेड क्लाउडी पेनफुल यूरिनेशन। यदि इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि लाल कलर की यूरिन है या फिर क्लाउडी या फिर पेनफुल, मतलब मूत्र त्याग करने में बहुत पेन होता है, सिस्टाइसिस हो जाता है, यूरेथ्राइटिस हो जाता है, वहां पे जलन होती है, मूत्र मार्ग में जलन होती है और किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड में भी यदि इन्फ्लेमेशन है, जलन है, उन सब को ये दूर करने में सहायता देती है। इसके अलावा इसमें है गूलर। गूलर जो कि हम नॉर्मल तौर पे देखते हैं, ये पेड़ बहुत पाया जाता है, साइकस रेसिमोसा इसको बोलते हैं। यह भी एक इसका रेपुटेशन है, मतलब जो बोलेंगे कि किडनी इन्फ्लेमेशन दूर करने के लिए गूलर का जो पेड़ है, उसके जो फल हैं, उसकी पत्तियां हैं, यह बहुत ज्यादा सहायक होता है, किडनी को डिटॉक्सिफाई करता है और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में भी ये सहायक होता है। फिर एक तीसरा जो इसमें प्लांट लिया गया है, पाषाण भेड़ा। उसमें से नाम ही समझ में आता है, क्या है नाम उसका, पाषाण यानी पत्थर। लिटरल मीन्स उसका क्या है, ब्रेक और डिस्ट्रॉय स्टोन। मतलब यदि स्टोन्स हैं, यह भी एक आयुर्वेदिक नाम है इसका, पाषाण भेड़ा। रेपुटेशन इन आयुर्वेदा फॉर डिसॉल्विंग किडनी स्टोन इज वेल डॉक्यूमेंटेड। इसके बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल जो किया गया है वो कहाँ है, किडनी स्टोन्स यदि हो गए हैं, पत्थर पत्थर जो हो गए हैं, पथरी जिसको बोलते हैं, वह इसको डिसॉल्व करती है। मतलब धीरे 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 स्टोन्स जो छोटे छोटे, पहले बड़ा पत्थर है उसको छोटा बनाती है और फिर धीरे धीरे डिसॉल्व होते जाते हैं और ये मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं बाहर। फिर चौथा इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, पत्थर फोरी, मतलब स्टोन फ्लावर। इसको बोला ही, पत्थर फोरी नाम ही है उसका आयुर्वेद में, या फिर नॉर्मल जो वर्नाकुलर नेम है उसको, तो ये अपने आप में ही बता रहा है ये क्या है, ब्रेकर ऑफ स्टोन्स, मतलब पत्थर को फोड़ने का काम करती है। तो दोनों जो ये पाषाण भेड़ा और पत्थर फोर, ये दोनों मिलके ये जितने भी स्टोन्स हो गए हैं उनको दोनों तोड़ के बाहर निकालने में सहायक होते हैं। फिर इसमें क्या है, पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है
एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब है आयुर्वेदा में किडनी डिसीजेस के लिए, जो कि सूजन हो जाती है, ओडिमा, किडनी डिसीजेस के कारण जो सूजन हो जाती है, मतलब ओडिमा हो जाता है, उनको ये कम करती है, सूजन को कम करती है। फिर किडनीज को डिटॉक्सिफाई करती है, और जो हमारा पीएच जितना होना चाहिए पूरे शरीर का, क्योंकि किडनी जो है ये हमारे शरीर का पीएच बैलेंस कर रही है। यदि हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर नहीं निकले तो शरीर का पीएच बढ़ जाएगा और फिर आगे की दूसरी बीमारियां होने लगेंगी। इसके अलावा पुनर्नवा जो है वो क्या है, अपने आप में पुनर्नवा, पुनर मीन्स फिर से। यदि हमारे किडनी की कोशिकाएं खराब हो गई हैं, कोई भी डिसीज के कारण कुछ प्रॉब्लम आ गया है, वहां की मसल्स खराब हो गई हैं, तो पुनर्नवा में जो घटक है या फिर जो तत्व पाए गए हैं वो अपने आप में क्षमता रखते हैं कि सेल्स को रिजुविनेट करते हैं। हम नॉर्मल तौर पे क्या होता है कि हम यदि थक गए, 6-7 महीने बाद हमें ऐसे लगता है कि हमारे शरीर में रिजुविनेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, छुट्टी लेते हैं, मतलब एक 5-6 दिन के लिए हम कहीं बाहर जाके आते हैं। तो वैसे ही पुनर्नवा क्या करता है, इसी तरह से काम करता है कि हमारे जितनी शरीर की कोशिकाएं हैं, किडनी की स्पेशली, उनको रिजुविनेट करने का काम करता है। उसके बाद आ जाता है वरुण। वरुण भी अपने आप में एक बहुत अच्छी औषधि है, जो कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट के डिसीजेज हैं उनको कम करने में बहुत बहुत मददगार होती है। स्पेशली ये बेनिफिशियल है यूरिनरी कैल्कुलाई, मतलब कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं। क्या होता है कि कैल्शियम यदि डिपॉजिट रह गया तो वह कैल्कुलाई, मतलब छोटे छोटे कैल्शियम के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। डायस्यूरिया एक अलग टाइप की बीमारी है, और सिस्टाइसिस, जो कि सिस्ट बन जाते हैं किडनी में और जो जलन देते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन देते हैं। वरुण का जो छाल है, वरुण की जो छाल है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इस टैबलेट में लिया गया है, तो जो कि यूरिनरी और किडनी के जो बीमारियां हैं उनको दूर करके पूरी तरह से बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये 6 जो वनस्पतियां हैं, अनंतमूल, गूलर, पाषाण भेड़ा, पत्थर फोड़ी, पुनर्नवा और वरुण, ये 6 मिलके एक यूटेराइड टैबलेट, जो कि अपने आप में एक, मतलब हम बोल सकते हैं यदि ये सबने इस्तेमाल किया, सभी लोगों को हम हो सकता है कि कुछ शुरुआत हो, स्टोन्स होने की शुरुआत हो, या फिर पीएच में डिस्टरबेंस हो, या फिर कुछ किडनी में कुछ डिस्टरबेंसेस हो, तो यूटेराइड का टैबलेट यदि लिया तो पत्थर जो पथरी हो गई है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी और बाहर निकलने में सहायता करेगी। ये एक्चुअली यूटेराइड का जो टैबलेट है मैंने अपने 1-2 लोगों को रिकमेंड किया था, तो 1 महीना लेने के बाद, मतलब उन्होंने हालांकि कुछ टेस्ट वगैरह नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने बताया, हमारे घर की मेड है, उसके बेटे को हुआ था, तब मैंने उनको ये यूटेराइड टैबलेट दिया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम उनको उनका जो दर्द होता था वो बहुत कम हो गया। तो उसने एक्चुअली टेस्ट तो नहीं कराए थे, लेकिन उसको फायदा बहुत हुआ। तो ऐसे आप लोगों के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको स्टोन्स होने की संभावना है, दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, तो किडनी स्टोन्स यदि हो तो लेफ्ट साइड में बहुत पेनफुल होता है, तो यह आप समझ लीजिए कि किडनी स्टोन उस पर्सन को हो सकता है। तो यूटेराइड जो टैबलेट है ये बहुत ही मतलब अच्छी टैबलेट है हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट बास्केट में, जो कि किडनी स्टोन से हमें राहत दिलाने का काम करती है। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो हमने आज जो 3 प्रोडक्ट हमने देखे, उसमें से 2 जो हैं वो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को राहत दिला रहे हैं और मदद कर रहे हैं, और तीसरा जो है यूटेराइड और पाइल रिलीफ और ज़ाइमोलेक्स, और ये राहत दिलाते हैं, और तीसरा जो चौथा जो प्रोडक्ट है यूटेराइड, वो हमारे जो किडनी डिसीजेस हैं उनको राहत दिलाने में सहायता है। तो स्वस्थ खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को संतुलित रखिए। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।